तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के हम प्रोस की बात कर रहे थे, क्या क्या चीजें ये सब्जेक्ट में सही हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझनी पड़ती हैं। वो सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा समझने के हैं। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं समझनी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी नहीं है तो आपको मेमोराइज करनी है, आपको चीज़ें याद करनी है। तो ये इसका आप एक प्रोज भी मान सकते हो, एक कॉन्स भी मान सकते हो कि आपको ज्यादा समझना नहीं है। हाँ, काफी चीजें हैं समझने की, लेकिन उससे ज्यादा चीजें याद करने की हैं। एंड याद करने का यही तरीका है कि जितना ज्यादा आप चीजों को रिलेट करते हुए चलोगे, कंसेप्ट के बीच में जितना आप रिलेशन लेके चलोगे, उतनी आपको ये चीजें आपके माइंड में रहेंगी। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है हमारी जो मॉरल लाइफ है, जो हमारी नैतिक लाइफ है, वहां से भी काफी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सभी एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो एक हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है एनवायरनमेंट को जानना एंड एनवायरनमेंट के लिए सोचना। सारे सब्जेक्ट ऐसे ही यूजीसी ने ऐड किए हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को आगे जाके अफेक्ट करते हैं। रिसर्च आप आगे जाके करोगे, टीचिंग आपने पीएचडी वगैरह करने के बाद आगे जाके पढ़ाना ही है, कम्युनिकेशन। तो यूजीसी ने पेपर वन में कोई भी ऐसे ऐसे ही सब्जेक्ट ऐड नहीं किए, सारे के सारे हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने वाले सब्जेक्ट हैं। तो उन्हीं में से एक है हमारा एनवायरनमेंट। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्टार्ट करें हम? जी यस सर। सर, अच्छा। ओके। और इन्वायरमेंट पढ़ने की जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, रोज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके बाद आप भले ही जाके रिवीजन मत करो, लेकिन क्लास से पहले आपको पिछला सारा रिवाइज करना है। जैसे कल की क्लास होगी तो आज जो हम पढ़ेंगे, तो आपको वो फायदा तभी रहेगा जब आप पिछला सारा रिवाइज करके आओगे। मैं यहाँ पे जस्ट एक दिन पिछला नहीं बोल रहा हूँ, जो भी क्लासेस हो चुकी रहेंगी वो सारी आपको रिवाइज करके रखनी है, क्योंकि टाइम कम है और बहुत ज्यादा चीजें मेमोराइज करनी है। तो कम टाइम में ज्यादा चीजें मेमोराइज करने का एक ही तरीका है कि आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, डेली रिवीजन करो एंड डेली हर क्लास का रिवीजन करो। एंड इसका फायदा क्या होगा, कल आप आज की क्लास को रिवीजन करोगे तो आपको हो सकता है आधे घंटे लग जाए, उसके बाद आप परसों इसी को रिवाइज करोगे तो आपको वही 15 मिनट में आप उसको रिवाइज कर लोगे। अगले दिन फिर यही क्लास आपके 2 से 3 मिनट में रिवाइज हो जाएगी एंड आपका ये पूरा जो चीज है वो आपको मेमोराइज हो जाएंगी। सर जैसे क्लास करते हैं एमडीवाई की टीम और हम सभी, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करते हैं सर। हाँ जी, ठीक है, आप कर लीजिए, फिर कल से हम फिर साथ में कर लेंगे। ओके सर। हाँ जी। तो आप स्टार्ट कर रहे हो? जी सर। हाँ जी, जी। सभी कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें को मलता से बंद, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, तो आज की आधी क्लास में तो हम सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। अगर ये सिलेबस ही आप लोगों को समझ में आ जाता है, सिलेबस में ही आप अगर रिलेशन बिठा लेते हो, इनके जो टॉपिक्स हैं इनके बीच में रिलेशन आप बिठा लेते हो, तो फिर आपको कभी भी क्लास के बीच में ऐसा नहीं लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस की जो पहली हेडिंग है वो है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो पहली हेडिंग है, इसके इनसाइड, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है इन्वायरमेंट, पर्यावरण को पढ़ना है। तो पहले हम पर्यावरण को पढ़ेंगे, उसके बाद
जो हमारा यूनेस्को है या फिर जो हमारा यूएनओ है, उन्होंने 2 गोल्स तय किए थे। इन्हें हम कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड दूसरे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो गोल्स थे ये इस मानसिकता के साथ बनाए गए थे कि कैसे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपना विकास करें। तो पहली यूनिट में हमने 2 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़, जिसके अंतर्गत हम एक इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट, वहाँ के जैविक तत्व, अजैविक तत्व, उसके बाद एक इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है, कैसे उसमें ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये सारा हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। एंड इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट के गोल्स बनाए गए थे, जिन्हें हम कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये गोल्स तो ह्यूमन ने तय किए हुए हैं, इंसानों ने ये गोल्स या फिर ये लक्ष्य तय किए हुए हैं कि हमें इस तरीके से काम करना है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम जैसे सोचते हैं वैसे काम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि हमें इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना काम करना है, ये तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन अभी जो मोस्टली काम चल रहा है वो सारा ऐसा काम चल रहा है जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो हमारी दूसरी हेडिंग यहीं पे स्टार्ट होती है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। जो ह्यूमन है, हम इंसान हो गए, और हमारे आसपास जो पर्यावरण है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? एंथो का मतलब होता है रिलेटेड टू पीपल्स, लोगों से रिलेटेड। कहीं पे भी आपको ये एंथ्रो वर्ल्ड अगर देखने को मिल रहा है, आपको ये किसी सोशल न्यूज में मिल सकता है या फिर कहीं पे भी देखने को मिल रहा है, तो एंथ्रो का मतलब होता है लोगों से रिलेटेड, मानव से रिलेटेड। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब होता है मानव जनित गतिविधियां। तो जो हमारी पर्यावरण में मानव जनित गतिविधियां होती हैं, जैसे कि एक सिंपल सी गतिविधि मैं बताता हूँ। हम जंगल जाते हैं, लकड़ियां काट के लाते हैं, बहुत सिंपल सी गतिविधि हो गई। इसके अलावा जो भी हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर जो भी हम पर्यावरण के संसाधनों का यूज कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे सीधे सीधे वो सभी चीजें आ गई जहाँ पे भी जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो पर्यावरण से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है पर्यावरण के साथ। और आगे जाके उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन मानव जनित गतिविधियों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ये भी हम दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, वैसे तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मानव जनित गतिविधियां, मानव भी पर्यावरण में रह रहा है तो मानव का भी एक हक है पर्यावरण के ऊपर। लेकिन मानव अपने हक से आगे बढ़ के जो संसाधन है उनका एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स अत्यधिक दोहन कर रहा है। जिस स्पीड के साथ हमें प्लांट्स को यूज करना चाहिए, पेड़ों को हमें काटना चाहिए, उसकी डबल ट्रिपल स्पीड से हम पेड़ों को काट रहे हैं। तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट पे एक इम्पैक्ट आ रहा है, वो इम्पैक्ट हमने पढ़ना है। एंड उस इम्पैक्ट की वजह से क्या क्या चीजें आ रही हैं, सबसे पहला तो हमारा यही हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन। फिर आगे की सारी अगली 2 यूनिट इसी के ऊपर है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट पे। सबसे पहला चेंज है पॉल्यूशन, उसके बाद दूसरा चेंज है क्लाइमेट चेंज, उसके बाद कुछ और चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि एसिड रेन हो गई, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। हम जैसे कि एनर्जी का यूज करते हैं, अभी आप लोग अपने फोन यूज कर रहे हो, वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं से आ रही है, या फिर वो किसी डैम में जनरेट हो रही होगी, या फिर उसे कोयले से बनाया जा रहा होगा, या फिर वो सोलर एनर्जी होगी। तो एनर्जी के कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कुछ एनर्जी के रिसोर्सेज यूजीसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं, जो कि अभी के रिसोर्सेज हैं, जो कि इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पे आ गया आपका सोलर एनर्जी, आपकी विंड एनर्जी, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट,
ये सारी जो जितनी भी एनर्जी है इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एंड इसके साथ साथ इंडिया अभी इन सारी जो एनर्जी जनरेशन की टेक्निक्स है उनमें इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो काफी एग्जाम में आता है। उसके बाद नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। अब अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप लोग जानते हो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एंड योग में हम कर्मों की बात पढ़ते हैं, 3 तरह के दुख हम योग में पढ़ते हैं, आध्यात्मिक दुख और एक आदि भौतिक और आदि दैविक दुख। तो जब हम नेचर को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उसके फल भी हमें मिलने हैं एंड सबको वो फल एक साथ मिलने हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल हैजार्ड्स आ जाते हैं, डिजास्टर्स आ जाते हैं, आपदा इसे हम कहते हैं कि सभी लोगों को एक साथ उसका फल मिल रहा है। तो ये जो नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स है ये भी हमने पढ़ना है। अभी मैं उत्तराखंड से हूँ, यहाँ पे जोशीमठ का केस काफी चल रहा है। वो पूरी की पूरी जो एक छोटा सा कस्बा है वो पूरा का पूरा ढहने वाला है। एंड उसके पीछे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उनकी जो एक तरह से उनकी जो पॉलिसीज है डेवलपमेंट की वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरा वहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो कि हाइड्रो एनर्जी वहाँ पे बना रही है। तो नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर भी हमने पढ़ना है। नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर बहुत सारे डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं ह्यूमन से एंड बहुत सारे बहुत लंबे टाइम के बाद ह्यूमंस जब बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं तो उसके रिजल्ट्स के फॉर्म में नेचुरल हजार्ड्स आते हैं। उसके बाद कुछ एक्ट हैं एंड यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कुछ कदम हैं जो कि समय समय पे हमारी जो गवर्नमेंट है उठाती रहती है एनवायरनमेंट के लिए। वही जो स्टेप्स हैं हमने पढ़ने हैं। सबसे पहला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स होते हैं जैसे कि मॉनेट्रल प्रोटोकॉल, रियो समिट, उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब ये जो समिट होती है बेसिकली ये एक तरह की बैठकें होती हैं जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं एंड वहां पे चर्चाएं चलती हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कौन सी प्रोटोकॉल में क्या डिसीजन लिए गए, कौन सी प्रोटोकॉल किसके ऊपर थी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब एक प्रोटोकॉल में सारी चीजें तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो इसीलिए अलग अलग प्रोटोकॉल या फिर अलग अलग समिट होते हैं। तो कौन सी समिट की कौन सी बैठक का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ये यूजीसी के सिलेबस में है नहीं, ये अलग से मैंने यहाँ पे ऐड किया है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। आपके जो करंट अफेयर आते हैं मोस्टली 2 सब्जेक्ट से आते हैं, एक है आपका इन्वायरमेंट, दूसरा है आपका हायर एजुकेशन। तो करंट में अभी इंडिया में जो भी चीजें चल रही हैं जैसे अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला था या फिर अभी गुजरात में सोलर एनर्जी को लेके काम चल रहा है। इसके अलावा अभी बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर। ये जितनी भी चीजें हैं ये हम लास्ट वाली यूनिट में कवर करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा सिलेबस है जो कि पूरी तरह से आपस में कनेक्टेड है। तो एक एक करके हम इनके टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमने पढ़ना है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ आया? इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, समझ में आ गया। हाँ सर। ओके जी। ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्योंकि बहुत बड़ा है, इन्वायरमेंट का मतलब हमारे आसपास जो भी जैविक या फिर अजैविक तत्व हैं, जैविक अजैविक तत्व का मतलब बायोटिक अबायोटिक फैक्टर, मतलब या तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं, वो सभी मिलके हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, पर्यावरण बहुत बड़ा है, पूरी पृथ्वी में फैला हुआ है, तो उसको स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब भी हम कभी इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी एक यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आप ऐसे समझ सकते हो, इसे जब हम रिसर्च करते हैं
आपने देखा होगा इंडिया के ऊपर कोई रिसर्च हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हम सारे लोगों तक जाएंगे और उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, हम एक पॉपुलेशन का छोटा सा सैंपल ले लेते हैं एंड उसके ऊपर हम रिसर्च या फिर स्टडी करते हैं। कोई बड़ी चीज को अगर हमने पढ़ना है तो उसकी सबसे यूनिट को, उसकी इकाई को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी हम एक छोटी सी इकाई को कहते हैं इकोसिस्टम, एंड इसी इकोसिस्टम के थ्रू हम इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। इकोसिस्टम क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि हमारी नेचर जो भी फंक्शन कर रही है, जो भी हमारी नेचर में फंक्शन चल रहे हैं, वो एक यूनिट लेवल पे सारे इकोसिस्टम में चलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट क्या है, आप लोग बताओगे? सेल 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 हाँ जी, हमारी बॉडी की फंक्शनल यूनिट सेल है। मींस हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन चल रहे हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो इकाई के लेवल पे वो सारी चीजें एक सेल में चल रही हैं। एक सेल को ही फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एक सेल ही ऑक्सीजन का यूज करती है, एक सेल में ही कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। तो हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन हैं वो यूनिट लेवल पे, इकाई के लेवल पे एक सेल में हो रहे हैं। सिमिलरली ये जो इकोसिस्टम है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। नेचर में जो भी फंक्शन हो रहा है वो सारा एक यूनिट लेवल पे इकोसिस्टम में होता है, एंड इसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होता है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। उनके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उसके साथ भी उनका इंटरेक्शन होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है। अभी हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारा साथ में इंटरेक्शन है। लेकिन आप जहाँ पे हो वहाँ पे का जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, वहाँ पे सनलाइट, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वाटर, इसके साथ भी हमारा साथ में इंटरेक्शन चलता रहता है। तो इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इस पीपीटी में ऐड करना भूल गया, एक इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल होता है। लोग लिख सकते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे इस इकोसिस्टम का, ये सेल्फ सस्टेनेबल होता है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब होता है कि इकोसिस्टम को खुद को मेंटेन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे एक इकोसिस्टम है फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट को ऐसा नहीं है कि हमें वहां पे जा जाके पेड़ लगाने पड़ेंगे 10 साल में 20 साल में, नहीं तो वो फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक फॉरेस्ट खुद को वहां पे प्रोड्यूस करता रहता है नए नए पेड़, एंड उसके बाद जो पेड़ खत्म हो जाते हैं उनकी रिसाइकलिंग वहां पे चलती रहती है। सारे जो एनिमल्स हैं उनका पता है कि कौन एनिमल किसके ऊपर डिपेंड है, एंड कौन सा एनिमल किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। तो इकोसिस्टम जो होता है वो सेल्फ सस्टेनेबल होता है, उसे किसी आउटसाइड हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये चीज हमने पढ़ी, इकोसिस्टम में एक बायोटिक कंपोनेंट होता है एंड एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है जो कि आपस में इंटरेक्शन करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट हम कहते हैं कि इकोसिस्टम में रहने वाले सभी लिविंग बीइंग को, यहाँ पे इंसान आ गए, यहाँ पे सारे के सारे जानवर आ गए, यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। तो जितने भी लिविंग एंटाइटी हैं वो सारी की सारी हमारी बायोटिक कंपोनेंट में आती है। इसे हम जैविक तत्व भी कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे आसपास जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि लिविंग नहीं है लेकिन हमको अफेक्ट कर रही हैं, जैसे यहाँ पे सनलाइट आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया, सॉइल आ गई, तो इन सभी चीजों को हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, एंड यही आपस में इंटरेक्शन करते हैं एंड एक यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं। इसके अलावा जो अगर हम बात करें ग्लोबल इकोसिस्टम, एक ग्लोबल इकोसिस्टम हमारी अर्थ हो गई,
क्योंकि हमारी अर्थ भी अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल है एंड यहाँ पे भी सारी चीजें खुद से चल रही है। ऐसा नहीं है कि अर्थ में टाइम टू टाइम एलियंस आते हैं एंड वो यहाँ पे चीजों को सही करके जाते हैं। अगर ह्यूमंस बहुत ज्यादा अर्थ को ओवर एक्सप्लॉइट ना करे तो अर्थ बहुत अच्छे से चल रही है एंड हजारों सालों से चलते आ रही है। तो जो अर्थ है, जो उसका इंटायर बायोस्फीयर है, वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। ग्लोबल इकोसिस्टम का मतलब सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो ये बायोस्फीयर क्या होता है, एक बार हम इसे देख लेते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है ईज ऑफ स्टडी के लिए, उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देख के। जैसे अर्थ में बेसिकली 3 स्पेयर्स माने जाते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी इसे हम हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, जो भी हमारे आसपास एयर का कंपोनेंट है, जमीन से ऊपर का जो भी हिस्सा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मींस ये हमारी हवा वाला रीजन हो गया। दूसरा जो कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। जो भी जमीन वाला कंपोनेंट हमारी अर्थ पे है, जहाँ पे भी लैंड है, जमीन है, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट बचा पानी। 3 ही चीज हमारी अर्थ पे है, हवा, जमीन और पानी। तो हवा जहाँ पे है उस एरिया को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल जहाँ पे जमीन है उसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। इसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं। एंड तीसरे नंबर का जो पानी वाला कंपोनेंट है उसे हम जल मंडल कह देते हैं। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाटर वाले को? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो एटमॉस्फेयर जो हमारे लैंड के ऊपर जो भी गैसेस का पूरा एक इन्वेलप रहता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के थ्रू हमें सांस लेने के लिए एयर मिल रही है। सबसे प्राइमरी नीड तो इसकी ये है। दूसरा, इस एटमॉस्फेयर के होने से जो सन से बहुत सारी यूवी रेज आती हैं, सन से नॉर्मल लाइट तो आ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी लाइट भी आ रही है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं वो गैसेस या तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती हैं या फिर उसको एब्जॉर्ब कर देती हैं। इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो हमें यूवी रेस से भी बचाता है। एंड ये जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है उसको भी बैलेंस करके रखता है। होगा क्या, जिस टाइम पे दिन है उस टाइम पे तो प्रॉपर धूप आ रही है, लेकिन जो लाइट होती है उसको कहीं पे हम बांध के नहीं रख सकते। या तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन का मतलब किसी सरफेस पे टकरा के लाइट वापस जाएगी, या तो वो उसी सरफेस के अंदर चली जाएगी, वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो होता क्या है, जिस टाइम दिन है, जिस टाइम सन प्रॉपर हमारे ऊपर पड़ रहा है, उस टाइम तो यहाँ पे गर्मी बनी हुई है, लेकिन अगर उस लाइट को दिन में बांध के नहीं रखा गया तो फिर रात में एकदम से लाइट नहीं रहेगी और एकदम से टेम्परेचर माइनस में चले जाएगा। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक मिनट, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर अर्थ पे जो लाइट पड़ती है जब वो वापस से रिफ्लेक्ट होती है अर्थ के बाहर की तरफ, तो एटमॉस्फेयर उसको फिर से अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो लाइट है वो अर्थ में एक तरह से बंद सी जाती है। तो वो लाइट अर्थ पे पड़ेगी, फिर वापस जाएगी वो वायुमंडल की तरफ, वहां से गैसेस उसको फिर से अर्थ पे भेजती है। और इस तरीके से नाइट के टाइम पे भी जो, अब लाइट नहीं रहती है लेकिन हीट एनर्जी नाइट के टाइम पे भी बनी रहती है। तो इस तरीके से ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बैलेंस करके रखता है। लेकिन इसका अभी एक और इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कि इस काम को बहुत ज्यादा पैमाने पे करती हैं। यहाँ पे मीथेन आ गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो उसकी वजह से जो लाइट बाहर भी जानी थी
वो लाइट भी अंदर आ जाती है। मीन्स जितनी हमें हीट एनर्जी की जरूरत थी उससे ज्यादा हीट एनर्जी बंधने लगती है अर्थ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का लेवल ज्यादा होने के कारण। इसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो बहुत सारी गैसेस यहाँ पे हैं। ग्लोबल वार्मिंग आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। तो बहुत सारी गैसेस यहाँ पे होती है। नाइट्रोजन अराउंड 72% होती है, ऑक्सीजन बचे हुए 21% होती है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारी की सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में होती है। अब एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना डिस्टेंस है अर्थ से, उसके आधार पे हम एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है उसको डिवाइड कर सकते हैं। इस पे एक बार क्वेश्चन आया था, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है। एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जो अर्थ के सबसे ज्यादा करीब है, अराउंड अर्थ के 10 किलोमीटर के रेडियस में जो एटमॉस्फेयर का पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद 10 किलोमीटर से अगली जो 40 किलोमीटर है वहां पे स्ट्रेटोस्फेयर होती है। अब ये टोटल 50 हो गया। 50 किलोमीटर के बाद अगला जो 50 किलोमीटर होता है उसे हम मीसोस्फेयर कहते हैं। एंड इन सब के बाद नेक्स्ट जो एक 300 किलोमीटर का बड़ा एरिया होता है उसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। एंड थर्मोस्फेयर के बाद लगभग हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है एंड उसे हम एक्सोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे कुछ बची खुची गैसेस होती हैं जिनका कंसंट्रेशन ना के बराबर होता है। हमारा एटमॉस्फेयर लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है। जितना ज्यादा हम पास में जाएंगे उतना ज्यादा गैसेस का प्रेशर ज्यादा रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे गैसेस कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसीलिए हमारी जो 80% तक एयर है वो ट्रोपोस्फेयर में होती है। मींस अर्थ का जो 10 किलोमीटर का रेडियस है वहां पे लगभग 80% एयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में मोस्टली ओजोन प्रेजेंट होती है एंड ये ही मोस्टली काम करता है यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने का। अभी हम जो सन की यूवी रेस की बात कर रहे थे जो कि हानिकारक होती है, उसे ये स्ट्रेटोस्फेयर ही एब्जॉर्ब करती है। मीसोस्फेयर अगले 50 किलोमीटर। मीसोस्फेयर हमें जो भी उल्का पिंड वगैरह भूले बिसरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें घूम रही हैं। एक तो नेचुरल चीजें घूम रही हैं, कोई अगर ग्रह है, अगर उसका एक हिस्सा टूट गया तो वो सन के चारों तरफ घूमता रहेगा एंड हो सकता है कभी वो अर्थ में भी आके टकरा जाए। या फिर जो हमारा आर्टिफिशियल वेस्ट है, अभी बहुत सारी सैटेलाइट हमने छोड़ी हुई हैं अर्थ के चारों तरफ, जो कि 3-4 साल में उनका काम खत्म हो जाता है एंड वो जैसे कि तैसे घूमती रहती है। तो कई बार वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेके डायरेक्ट अर्थ पे टकराने वाली होती हैं। तो ये जो मीसोस्फेयर है यहाँ पे आके वो चीजें जल जाती हैं फ्रिक्शन के कारण। तो मीसोस्फेयर बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करता है जो भी उल्का पिंड वगैरह अर्थ की तरफ आता है उससे। उसके बाद थर्मोस्फेयर, इसका भी वही फंक्शन है। पहले जो, हाँ जी, पिंड क्या है मतलब? उल्का पिंड, इसे हम उल्का पिंड को आप ऐसे समझ सकते हो, कोई ग्रह है एंड उसका छोटा सा हिस्सा टूट गया, या फिर कोई स्टार है उसका छोटा सा हिस्सा टूट गया, तो उसे फिर उल्का पिंड कहते हैं। शूटिंग स्टार सर। हाँ जी। ओके। तो जो वो जो टुकड़े हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आते हैं, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होने के कारण गोल गोल घूमेंगे अर्थ के चारों तरफ एंड उनकी स्पीड मल्टीप्लाई करती रहेगी एक्सपोनेंशियली। एंड अगर उन्हें एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो एक छोटा सा पार्टिकल भी बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो मोस्टली जो इस तरीके के पार्ट्स होते हैं वो थर्मोस्फेयर में ही जल जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि गैसेस हैं यहाँ पे। एंड अगर थोड़े बहुत रह गए तो वो मीसोस्फेयर में जल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे एटमॉस्फेयर को पार करके डायरेक्ट अर्थ पे कोलाइड कर जाते हैं, अर्थ पे टकरा जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी होगी आपने कि उल्का पिंड आके जमीन पे गिरा। ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर
मीन्स जमीन के ऊपर जो भी हवा वाला पार्ट है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्फीयर आ गया, जिसे हम जलमंडल भी कहते हैं। एंड आपको पता है मोस्टली अर्थ में अराउंड 70% तक वाटर है। एंड हमारी अर्थ जो है उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। जितनी भी हम अर्थ की इमेजेस देखते हैं मोस्टली ब्लू दिखती हैं क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा है। एंड दूसरा वाटर बहुत लाइट को एक तरह से उसका रिफ्रैक्शन भी करता है, जिससे अर्थ हमें ब्लू दिखती है। तो जो भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 97% ओशन में प्रेजेंट है। ये एक तरह से सॉल्टी वाटर है, इसमें सॉल्ट मिक्स है। तो इस तरीके से जो बाकी का 3% बचा, वो 3% में से 77% तो लगभग ग्लेशियर में या फिर आर्कटिक अंटार्कटिक में जो भी बड़े बड़े स्नो के माउंटेन्स हैं वहां पे 77% वाटर है। ग्राउंड वाटर अराउंड 22% है। एंड इस 3% की बात कर रहे हैं हम, इस 3% का 77% ग्लेशियर वगैरह में है, 22% ग्राउंड वाटर है एंड 8% अदर है। अब जब हम इस 8% की बात करते हैं तब हमारे पास लेक्स का अराउंड 61% होता है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में एंड सॉइल में वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, जिसे हम वाष्प कहते हैं, जल वाष्प। तो मात्र जो 4.4% है वो रिवर्स में प्रेजेंट होता है। मोस्टली ये जो रिवर का वाटर हो गया, ये जो ग्राउंड वाटर हो गया, यही हमारे लिए एक्सेसिबल है। तो हमें कितना जाना पड़ रहा है, 3% का भी 1% का 0.4% रिवर्स में है एंड 3% का 22% ग्राउंड वाटर है। तो अगर आप थोड़ी से मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप लोग समझ सकते हो कितना कम पानी हमारे पास उपलब्ध है बजाय अर्थ में इतना सारा पानी होने के बावजूद भी। तो ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, जलमंडल। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जितना भी जमीन वाला पार्ट होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, एक तो ये हमारा जो पूरा जमीन वाला पार्ट है, एक तो वो लिथोस्फीयर हो गया, दूसरा ओशन के नीचे भी कहीं ना कहीं जमीन होगी। अर्थ की जमीन वाला पार्ट आएगा, क्रस्ट वाला पार्ट आएगा, उसे भी हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो जो भी लैंड अवेलेबल है, चाहे वो यहाँ पे है, चाहे वो ओशन या फिर रिवर के नीचे है, वो लिथोस्फीयर हो गया। तो यहाँ पे अर्थ का क्रस्ट आ गया। क्रस्ट मीन्स क्रस्ट कहते हैं ना हम, जैसे हम पिज्जा या फिर किसी चीज के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, तो उसी तरह से अर्थ का जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। अब ये 3 चीजें हमने पढ़ी, एटमॉस्फेयर, उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद हमने पढ़ा लिथोस्फीयर। इस तरीके से हमने अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन 3 पार्ट में जहां जहां लाइफ प्रेजेंट होती है उनको हम साथ में बोल देते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मींस एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का ऐसा पार्ट जहां पे लाइफ प्रेजेंट है। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी थोड़े ही लेवल तक आप लोग देखो बर्ड्स वगैरह उड़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर कोई लाइफ हमें मिल जाएगी। एटमॉस्फेयर में भी हमें एक हाइट पे ही लाइफ मिलती है। अगर हम बात करें हाइड्रोस्फीयर की, वहां पे भी हमें एक निश्चित गहराई तक ही लाइफ मिलती है। एक निश्चित गहराई के बाद इतना ज्यादा वाटर का प्रेशर हो जाता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं जा सकता। इसके अलावा लिथोस्फीयर में भी हमें जस्ट इसके ऊपर ही लाइफ मिलती है। अगर हम जमीन के और ज्यादा अंदर जाते रहे तो वहां पे मैग्मा, लावा वगैरह आ जाएगा एंड वहां पे भी लाइफ नहीं होती है। तो इस तरीके से जहां पे ये तीनों चीजें मिल रही हैं उस एरिया में ही सारी की सारी लाइफ अर्थ में मौजूद है एंड इस एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो अर्थ का पूरा हिस्सा जहाँ पे भी लाइफ प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। एंड इसी बायोस्फीयर की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, कि जो हमारा बायोस्फीयर है अर्थ का, वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम हमारी अर्थ ही हो गई एंड अर्थ का भी कौन सा हिस्सा, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं।
नेक्स्ट ये जो लाइन लिखी हुई है फॉरेस्ट वाली, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर को डिस्कस कर लेंगे। अब ये हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मींस लैंड में कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं, जमीन में कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं। सबसे पहले आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। फॉरेस्ट आपका जंगल हो गया, ग्रासलैंड मींस जैसे फॉरेस्ट में पेड़ होते हैं ना, वैसे ही ग्रासलैंड होता है, लेकिन यहाँ पे पेड़ नहीं होते, यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस उगी रहती हैं। आपने नाम सुना होगा पेरियार वगैरह के, जो ग्रासलैंड है। अफ्रीका वगैरह में ग्रासलैंड बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं, वहाँ पे कोई पेड़ नहीं होते, जस्ट ग्रासेस उगी रहती हैं। लंबे लंबे जो लैंड है वो ग्रासेस से भरे हुए होते हैं। उसके बाद डेजर्ट, तो डेजर्ट एक तरह का इकोसिस्टम होता है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है। दो तरीके के डेजर्ट होते हैं, एक तो हमारा हॉट डेजर्ट में आ जाता है हमारा थार का रेगिस्तान, और एक कोल्ड डेजर्ट होते हैं जैसे लद्दाख वगैरह। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम में मींस जो पानी में जो भी इकोसिस्टम बन रहे हैं वो है पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गए। उसके अलावा कुछ एक ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, एंड मैन मेड इकोसिस्टम होने की वजह से ये सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते। इन्हें मैन का बीच बीच में हेल्प की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे खेत हो गए, जैसे अगर आप घर में एक्वेरियम रख देते हो तो वो भी एक मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। तो मैन मेड इकोसिस्टम ही एक इकोसिस्टम है जिसे ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है, जिसे मानव की जरूरत पड़ती है कि मानव वहां पे जाके कुछ हेल्प कर सके। सर ये टेरेस्ट्रियल वाला क्या है, मतलब टेरेस्ट्रियल वाला लैंड से रिलेटेड है? हाँ, टेरेस्ट्रियल हम कहते हैं ना लैंड से रिलेटेड, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, है ना। ओके, तो अब सर ये एक जो एक्वेटिक वाले में लास्ट वाला एस्टुअरी, ये क्या है? एक तो रिवर हो गया, एक एस्टुअरी हो गया। एस्टुअरी हम कहते हैं एक कुछ कृत्रिम लेक बन जाती है ना किसी एक जगह पे, उसे हम एस्टुअरी कहते हैं। मतलब ये प्रॉपर रिवर भी नहीं होती, ये प्रॉपर लेक भी नहीं होती, इनके बीच का एक वाटर बॉडी होती है जिसे हम एस्टुअरी कहते हैं। ओके सर। हाँ जी, तो क्योंकि ये पूरी लेक भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी रिवर भी नहीं है, तो ना ही यहाँ पे पूरी तरह से फ्रेश वाटर स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में होती हैं, ना ही यहाँ पे पूरी तरह से ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि रुके हुए पानी में होती हैं। तो इसका एक पूरा अपना अलग इकोसिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब डिस्कस करते हैं एक इकोसिस्टम के तत्व। इकोसिस्टम के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। मैंने आपसे बात की, दो फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो कि नॉन लिविंग होती हैं। तो दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं विंड, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर एंड वाटर। तो ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, एंड साथ में ये लिविंग भी नहीं है, तो इन्हें हम नॉन लिविंग कंपोनेंट में इंक्लूड करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये एबायोटिक फैक्टर भी एक इकोसिस्टम का आगे जाके कैसे एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, कैसे वहां पे स्पीसीज होंगी, इनको डिसाइड करते हैं। इन एबायोटिक फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है एक इकोसिस्टम में। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर को, देन आफ्टर वाटर, उसके बाद लाइट एंड सॉइल। ये चार चीजें मोस्टली ही हमें अफेक्ट करती हैं, तो इन चार चीजों को ही हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है ये एक तरीके का सबसे मोस्ट रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। हमारे आसपास कितना टेम्परेचर है, इससे
हमारी जो मेंटेलिटी है वो तो चेंज होती है, साथ में हमारी फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके की चीजें चल रही हैं वो भी चेंज होती है। और जैसे आप लोग देखो, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंड जब हमें फीवर आता है तो हमें भूख नहीं लगती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मींस उन्हें वर्क करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का हो गया तो इन जो एंजाइम्स हैं वो डिनेचर्ड हो जाएंगे, या फिर आप सिंपल से उसमें समझ सकते हो खराब हो जाएंगे, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, इसका एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको बता रहा था, फीवर आने की वजह से भूख कम लगती है। तो उसके पीछे यही रीजन है कि एंजाइम्स जो हैं वो ज्यादा टेम्परेचर में काम नहीं कर पाते हैं, तो जो पहले से जो फूड हमने इनटेक किया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, एंड हमें नई जो हंगर है उसका फिर से सिग्नल हमारा ब्रेन जनरेट नहीं करता है, क्योंकि पहले से ही फूड अनडाइजेस्टेड है। तो आप लोग समझ सकते हो कि टेम्परेचर कितना ज्यादा प्रभावित करता है हमें भी, एंड जितने जानवर हैं उनको भी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एक बार ये क्वेश्चन आया था कि टेम्परेचर कैसे हमारी अर्थ में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, या फिर ग्रेडियंट को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टेम्परेचर अर्थ के पार्ट्स में कैसे चेंज होता है। आप लोगों को इक्वेटर पता है? यस सर। हाँ जी, एक मिनट। अगर हम इस तरह से अर्थ लेते हैं तो ये हमारी अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला रीजन हो गया, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता रहता है। ठीक है, इधर साइड भी अगर हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता रहता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक बार जस्ट यही क्वेश्चन आ गया था कि अर्थ का आप टेम्परेचर ग्रेडियंट बताइए, तो उसमें 4-5 कंफ्यूजिंग ऑप्शन उन्होंने दिए थे कि मिक्स करके, कि इक्वेटर से जाने में कम होता है, पोल्स की तरफ जाने में बढ़ता है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जो हमारे सन की पोजीशन होती है वो इक्वेटर से बिल्कुल यहाँ पे कम डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती है। जितना ज्यादा इक्वेटर के कोई चीज पास रहेगा वहां पे उतनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी। एंड अगर हम पोल्स की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाती है, एक जो सनलाइट का एंगल है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे कम सनलाइट मिलती है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। अब आप लोग देख सकते हो इक्वेटर के आसपास सबसे ज्यादा गर्मी होती है, एंड अगर हम देखें पोल्स में तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड होती है। इतनी ज्यादा ठंड होती है कि यहाँ पे 12 महीने यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। एंड इस चीज को हम बिल्कुल अपने इंडिया के साथ भी कोरिलेट करके देख सकते हैं। आप लोग देखो, जैसे जैसे हम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरह से हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड के ऊपर है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे आप लोग देखो ठंड बढ़ेगी, नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा ठंड होगी क्योंकि ये इक्वेटर से ज्यादा दूर है। एंड जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गया, फिर महाराष्ट्र आ गया, तो वैसे वैसे हम इक्वेटर के पास आ रहे हैं एंड बहुत ज्यादा ठंड में चेंज आ जाता है, बहुत कम ठंड होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो हमारी अर्थ पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट इस तरह से हमारी अर्थ पे चेंज होता रहता है। ये समझ में आया आप लोगों को? जी सर। सर यस सर। हाँ जी। सर एक बार फिर से बता दो सर। ये इक्वेटर क्या है? इक्वेटर क्या है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? ओके, एग्जाम में जस्ट मैं पिछले साल के क्वेश्चन देख रहा था, जस्ट क्वेश्चन यही था कि जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो किस तरीके से काम करता है। उसमें 4 ऑप्शन थे कि पोल्स की तरफ बढ़ता है, इक्वेटर की तरफ कम होता है, फिर था इक्वेटर की तरफ कम होता है, या फिर पूरी अर्थ में कांस्टेंट रहता है। बस यही क्वेश्चन था। एंड ये मैंने आपको पूरी पिक्चर बना के इसलिए समझाई ताकि आपको ये चीज रटनी ना पड़े, आपको क्लियर हो जाए।
सर ज्यादातर करंट से ही पूछा जाता है ना? और इन्वायरमेंट में जी सर। हाँ जी, आपका 3:2 या फिर 4:1 रहेगा। 3 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जाते हैं। स्टैटिक मतलब ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 3 या 4 क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जाते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन करंट से पूछे जाते हैं। हाँ, तो सर जो मतलब जैसे पोल्स पे गया तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, वहां पे टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो ग्रेडियंट। वही टेम्परेचर ग्रेडियंट ही कम होगा। ओके 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 ओके, डन डन। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई चीज आगे बढ़ने के साथ साथ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो किसी चीज का जब हम कम या ज्यादा हो रहा है इस चीज के ऊपर जब हम जाते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट लगा देते हैं। अगर हम टेम्परेचर का देख रहे हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। अगर हम प्रेशर का देख रहे हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। तो ग्रेडियंट जस्ट एक टर्म है। सर ऐसे बताइए, जैसे कि इक्वेटर्स है, जिसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जहाँ पे आपने बताया कि वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, हाँ यदि जी। ऊपर वाले भाग पे तो सर बर्फ जमी रहती है, इसी प्रकार का एक भाग बिल्कुल नीचे भी है, तो वहाँ पे भी बर्फ जमी रहती है क्या? हाँ जी, वहां पे भी बर्फ जमी रहती है। एक को हम आर्कटिक कहते हैं, एक को हम अंटार्कटिक कहते हैं। क्योंकि दोनों ही हिस्से इक्वेटर से दूर हो गए ना, तो दोनों ही जगह ठंड बढ़ती जाएगी। जी जी सर, ऐसे सर इक्वेटर को शायद केंद्र बोलते हैं, केंद्र, हाँ केंद्र बिंदु। हाँ जी, इक्वेटर बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच जाता है। हिंदी में कुछ और कहते हैं इक्वेटर को। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इक्वेटर ही टर्म आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ दी जगह। इसको सर भूमध्य रेखा तो नहीं बोलते जी? हाँ जी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा। मध्य रेखा, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। टेम्परेचर से और क्या क्या फर्क पड़ता है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है। जो मैंगो ट्री है वो बहुत ज्यादा टेम्परेट कंट्रीज में नहीं हो सकता। टेम्परेट कंट्रीज मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। जो आम है उसे उगने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल से हल्का सा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे आप लोग देखो हमारे इंडिया में भी ये थोड़ा गर्मी के सीजन में ही ये पकना स्टार्ट होता है। तो एकदम जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होगा वहां पे मैंगो ट्री ग्रो नहीं कर सकता। इसके अलावा इसके जस्ट अपोजिट आप लोग एप्पल ट्री को देख सकते हो, सेब के पेड़ को देख सकते हो। जस्ट ये हिमाचल उत्तराखंड जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे ग्रो करता है। इसके अलावा हमें स्नो लेपर्ड बस आर्कटिक अंटार्कटिक इन्हीं जगह देखने को मिलेगा। कभी हमें केरला के जंगलों में देखने को नहीं मिलेगा। ये जस्ट एग्जाम्पल है कि टेम्परेचर की वजह से कितना ज्यादा वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट में वहाँ रहने वाली स्पीसीज में चेंज आ जाता है। इसके अलावा जो टूना फिश होती हैं ये बेसिकली इक्वेटर के पास ही होती हैं, क्योंकि इन्हें हल्का सा गर्म पानी ज्यादा पसंद होता है। उसके बाद ये हमें देखने को नहीं मिलेंगी पोल्स की तरफ। जबकि ऐसे हम समझ सकते हैं कि महासागर तो पूरा का पूरा एक ही है फैला हुआ, लेकिन ये टूना फिश है ये हमें महासागर के उसी जगह देखने को मिलेगी जो इक्वेटर के पास होगा। ठीक है, अब टेम्परेचर के टॉलरेंस के बेसिस पे कि कितने टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं यूरीथर्मल्स। यूरीथर्मल्स होते हैं जो कि बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे जितने भी मैमल्स हो गए ये सारे यूरीथर्मल्स होते हैं। आप लोग देखो स्पेशली ह्यूमंस, अभी हम इंडिया में रह रहे हैं, अभी हम यहाँ से कनाडा चले जाएंगे जहाँ पे की स्नोफॉल है, फिर भी हम वहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे। दूसरे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज होने पे उनकी बॉडी काम करनी बंद हो जाती है। इन्हें हम कहते हैं स्टेनोथर्मल्स। यहाँ पे आपके आ गए स्नेक्स आ गए, यहाँ पे आपके कुछ बर्ड्स आ गए। आप लोग देखो जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही समर सीजन से थोड़ा सा डेट आगे बढ़ती है, स्नेक्स वगैरह हमें दिखना बंद हो जाते हैं क्योंकि वो उस ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस दो कैटेगरीज में हमने यहाँ पे इनको डिवाइड किया है, यूरीथर्मल्स एंड स्टेनोथर्मल्स।
थोड़े एग्जांपल्स बता दीजिए, लाइक ये डॉग वगैरह किस में आएंगे? ये जितने मैमल्स हैं ना आपके आपके मैमल्स में डॉग्स, कैट, ये सारे यूरिथर्मल्स होते हैं। यूरिथर्मल। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस को टॉलरेट कर पाएंगे, लेकिन काफी टेम्परेचर डिफरेंस को टॉलरेट कर लेते हैं। इसके अलावा इधर ये जो तीन चीजें आपकी पेंगुइन्स हो गए, आपके स्नेक्स हो गए, एंड जो भी आपके रेप्टाइल्स वगैरह हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी प्रिमिटिव स्पीसीज हैं। मैमल्स तो अभी अभी इस दुनिया पे आए हैं इवॉल्व होके, लेकिन रेप्टाइल्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे स्नेक्स वगैरह, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि समर सीजन के बाद दिखना बंद हो जाते हैं। तो अभी लगभग लगभग हमारा टाइम हो गया है। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन है आपका? सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे वाली क्लास नहीं है। अरे एक दिन में से कुछ नहीं। ओके ठीक है, आगे कुछ टाइम और हम कंटिन्यू कर लेते हैं। सर फिर ज्यादा हो और ये जाता है। फिर से बताइए ज्यादा हो ना, सकता है। यूरिथर्मल, स्टेनोथर्मल, सर फिर से बताना। 5-10 मिनट्स और ले सकते हैं, मतलब 10 मिनट्स ज्यादा सर नहीं। ओवरव्यू दे बहुत ज्यादा। दीजिए, एक समरी दे दीजिए इससे, तो सर जो आज हमने पढ़ा ना हाँ जी उसके एक समरी दे दीजिए सर, ताकि रिमाइंडर रहेगा। ठीक है। यूरिथर्मल्स अभी कोई पूछ रहा था। यूरिथर्मल्स मतलब जो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट को, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में जो चेंज है उसको टॉलरेट कर सकते हैं। मींस बहुत कम टेम्परेचर को भी सह सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। स्टेनोथर्मल्स में ऐसे एनिमल्स आ गए जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस को नहीं सह सकते। जैसे अभी आप लोगों में से किसी ने बोला बहुत ज्यादा हो रहा है, तो स्टेनोथर्मल्स हो गया। मीन्स अगर थोड़े से ज्यादा अगर हमने पढ़ लिया तो टॉलरेट हम नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं हम पढ़ लेते हैं। तो ये कैटेगरी हमारी मेंटली भी होती है, एंड इन्हीं को जब हम फिजिकली देखते हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे देखते हो, तो उनके आगे से थर्मल लगा देते हैं। आप बाद में साइकोलॉजी पढ़ोगे तो ये यूरी और स्टेनो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? सर इसको ऐसे ले क्वेश्चन सकते हैं, कोल आया, एक क्वेश्चन है वायुमंडल की आज जाना नहीं क्या? हाँ जी, ये एक इसमें एक नहीं करके हो रही है पूछिए please। मनी चार्ज। हाँ जी संध्या जी। सर जो दिखाइए ना सर। सर लेयर्स वाला दिखा दीजिए सर, एटमॉस्फेयर। महेश जी भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप भी पूछ सकते हो। सर मैं क्या ये कह रहा था कि सर जैसे कि कोल्ड ब्लडेड और जो ये होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं जीव, तो उसके हाँ जी, टेम्परेचर जो आपने बताया। हाँ अब जैसे मैंने आपको यूरी थर्मल्स बताया ना, यूरी थर्मल्स मोस्टली जो यूरी थर्मल्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एंड जो स्टेनो थर्मल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सर थैंक यू सर। हाँ जी, तो आज जैसे कि हमने क्वेश्चन है वायुमंडल की निम्नलिखित से किस परत में ओजोन गैस मौजूद है, तो वो परत ना उन्होंने मतलब उन ऑप्शन में दिया है समताप मंडल, मध्य मंडल, शोभ मंडल, या इसमें से कोई नहीं। तो जैसे कि ये तो हिंदी में दिया हुआ है, तो ओजोन का लेयर आपने शायद स्ट्रेटोस्फेयर में बताया हाँ था। जी, हाँ जी, ओके। हिंदी में मैम आप ट्रांसलेट कर लीजिए इसे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इनका नहीं पता हिंदी में। तो हिंदी में टर्म्स चेंज हो रहे, लेकिन अगर आप देखोगे इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो नेट के एग्जाम में, तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो ऑप्शंस को। सर सर, एक ये जो बार हमारा लेयर्स प्लेन, की स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। कौन सी स्लाइड? लेयर्स जिसमें एटमॉस्फेयर की, वो वाली स्लाइड। हाँ जी, सर हमारा जो प्लेन होता है एरोप्लेन, ये कौन से हाँ वाले जी, लेयर में ट्रैवल करता है, स्ट्रेटोस्फेयर में या वाली रेंज में रहता है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में ही एंड
ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर के ही मोस्टली बहुत थोड़े चांसेस हैं स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाए, लेकिन मोस्टली ट्रोपोस्फेयर में ही चलते हैं। सर इसमें स्ट्रेटोस्फीयर में इसलिए रहता है प्लेन वहाँ पे क्योंकि वहाँ ईंधन कम लगता है फ्यूल। हाँ जी। ओके ठीक है, आगे चलते हैं हम। थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद फिर लीव कर सकते हो। दूसरा जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है उसे हम वाटर, वो हमारा वाटर हो गया, जल सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एंड जगह जगह पानी किस तरीके का है, पानी की उपलब्धता कितनी है, इसके बेसिस पे इकोसिस्टम चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हम डिजर्ट रेगिस्तान स्लाइड्स आपको प्रेजेंट नहीं हो रही है क्योंकि वो अपने वो कर देता ना। नहीं सर। अभी विजिबल है आपको? जी सर। यस सर। यस सर। जी, तो सेकंड मोस्ट जो फैक्टर है वो हमारा जल है। जल कितनी उपलब्धता है एंड किस टाइप का वाटर प्रेजेंट है, थोड़ा सा एसिडिक है, एल्कलाइन है, उसमें उसकी ऑस्मोलैरिटी मींस उसमें नमक कितना प्रेजेंट है, बाकी उसमें खनिज लवण कितने प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पे जो इकोसिस्टम है उसका चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो स्वरूप है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो अगर हम बात करें वाटर की, तो ये हमें तो अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक इकोसिस्टम तो पूरी तरह से पानी में ही बने हुए होते हैं ना। तो हमें तो वाटर अफेक्ट कर ही रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि वो वहीं पे रह रहे हैं। वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, वाटर का पीएच कितना है, पीएच मींस वो एसिडिक है या फिर बेस है, उसमें अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इसके अलावा सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है उसमें, अब ये यहाँ पे पार्ट्स पर 1000 में लिखा हुआ है कि कितना सॉल्ट प्रेजेंट है। सॉल्ट में सारे की सारी चीजें आ जाती हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह, वो सारा इसमें आ जाता है। तो जो इनलैंड वाटर है उसमें थोड़ा सा कम प्रेजेंट होता है सॉल्ट, सी में थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट होता है 30 to 35। एंड जो हाइपर सेलाइन लेगून्स होते हैं जैसे सी है तो उसमें पूरा वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन सी के किनारे छोटी छोटी बॉडीज बन जाती हैं, वहाँ पे सी का पानी इकट्ठा होके रह जाता है। तो वो पानी का धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, उसकी वजह से उसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसे हम लेगून्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो वाटर की सलाइनिटी है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है। सलाइनिटी की क्या यूनिट है, लाइक ये 530 है, कुछ यूनिट तो है हाँ, नहीं ये इसका। पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब अगर 1000 मॉलिक्यूल होंगे टोटल वाटर के, तो उसमें 5 से कम मॉलिक्यूल सॉल्ट के होंगे इनलैंड वाटर में, 30 से 35 मॉलिक्यूल सी वाटर में होंगे, और 100 से ज्यादा सॉल्ट के मॉलिक्यूल हाइपर सेलाइन लेगून्स में होंगे। 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स में से। तो ये हमारा वाटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एक बायोटिक कंपोनेंट आता है उसे वो हमारी लाइट है। लाइट बेसिकली एक मात्र या फिर सोल सोर्स है एनर्जी का। हमारे प्लेनेट के ऊपर जो सनलाइट आ रही है उसी से जो प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं।
एंड आप लोग देखो कि सनलाइट कहाँ पे कितनी अवेलेबल है, उसी के आधार पे जो हमारी अर्थ है वहाँ पे वेजिटेशन, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह मौजूद होते हैं। सबसे ज्यादा जो वेजिटेशन या फिर प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं वो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। जैसे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वो बेसिकली इक्वेटर के पास ही है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि सबसे ज्यादा सनलाइट वहाँ पे मौजूद होती है। जितनी ज्यादा सनलाइट उतनी ज्यादा एनर्जी, एंड उतनी ही ज्यादा उस एनर्जी से अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। एंड जैसे जैसे हम इक्वेटर से चले जाते हैं पोल्स की तरफ, वैसे वैसे सनलाइट वहां पे कम होती जाती है, एंड वैसे वैसे वहां पे स्पीसीज कम होती जाती हैं। अब अगर हम इक्वेटर का कंपैरिजन करेंगे पोल्स पे, से हम भूमध्य रेखा को देखेंगे एंड पोल्स को देखेंगे, तो फिर हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा स्पीसीज के नंबर्स में। इक्वेटर में भर भर के स्पीसीज होती हैं, एंड पोल्स लगभग लगभग पूरा एक सुनसान सा इकोसिस्टम होता है, बहुत कम स्पीसीज वहां पे होती है। दूसरा, ये जो सनलाइट है, एक तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए। दूसरा, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि अपनी फ्लावरिंग के लिए भी सनलाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसे हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। मीन्स आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जैसे हमारे सीजन चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे सनलाइट का लेवल भी चेंज होता है। जैसे आप लोग देखो, समर सीजन में काफी ज्यादा सनलाइट यहाँ पे आती है, विंटर्स में बहुत कम सनलाइट आती है। तो सनलाइट के लेवल के आधार पे जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग करते हैं, एंड इसी को हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स सनलाइट को यूज करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को यूज करते हैं उनके एक तरह से रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए, कब उन्हें रिप्रोडक्शन करना है, एंड उनके माइग्रेटरी बिहेवियर के लिए। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा बर्ड्स हैं, वो साइबेरिया से इंडिया की तरफ आती हैं माइग्रेट करते हुए। तो उनको जो रास्ता पता चलता है वो सनलाइट के थ्रू ही पता चलता है, सनलाइट की इंटेंसिटी से ही उन्हें पता चलता है कि अब हमें माइग्रेशन करना है। बहुत सारी और चीजें उनकी हेल्प करती हैं, जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वगैरह उनकी हेल्प करती हैं, लेकिन सनलाइट भी उनके एक ऐसे फैक्टर में शामिल है जो कि उनके माइग्रेशन को अफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं पिनियल ग्लैंड। तो ये जो पिनियल ग्लैंड है ये सीधे से हमारी जो बॉडी है वो सनलाइट से अफेक्ट होती है इसी ग्लैंड के थ्रू, एंड यही जो ग्लैंड है वो हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंपोज करता है। दो हार्मोन होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है मेलाटोनिन। तो जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो हार्मोन सिक्रीट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे जैसे सनलाइट बढ़ती है ये हार्मोन का सिक्रीशन हमारी बॉडी स्टार्ट कर जाती है, एंड इसी हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से हम एक्टिव फील करते हैं, एंड हमें खुद थोड़ा सा एंथुसियाज्म वगैरह लगता है। तो डे टाइम में हमारी बॉडी सनलाइट की प्रेजेंस में रिलीज कर रही है सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि हमें एक्टिव बना रहा है। इसके अलावा नाइट टाइम पे क्या होगा, जब अंधेरा हो जाता है तो इन अब्सेंस ऑफ लाइट हमारी बॉडी रिलीज करती है मेलाटोनिन, जो कि हमें रेस्ट की तरफ लेके जाता है। तो इन दो हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी में भी एक स्लीप वेक साइकिल चल रहा है। एक हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक फंक्शन कर रही है। एंड सारे के सारे एनिमल्स, अब जो हार्मोन्स होते हैं उनका तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीटोसिन जो काम हम में करता है वही काम वो एनिमल्स में भी करेगा। तो सेम हार्मोन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की भी स्लीप वेक आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक तो नहीं हो रही, ठीक आ रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर रिफ्रेश कर सकते हो आप। तो इस तरीके से लाइट हमें इतना ज्यादा अफेक्ट करती है। एंड जो ओशन होते हैं ना वहां पे तो प्रॉपर एक एक तरह की जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स बनाते हैं ना एक बिल्डिंग में, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जो ओशन है
अब वहां पे सबसे ओशन का जो सरफेस वाला पार्ट होगा बहुत ज्यादा सनलाइट होगी, उसके बाद थोड़ी सी कम सनलाइट होगी, क्योंकि लाइट पूरी तरह से तो नहीं पहुंच सकती, पहले थोड़ी लाइट पहुंचेगी, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पे थोड़ी कम लाइट होगी, उसके बाद थोड़ा सा और कम लाइट होगी, और एक ऐसा पार्ट होगा जहां पे बिल्कुल ही लाइट नहीं होगी ओशन का। तो ओशन में भी एक वर्टिकल फ्लोर्स बने होते हैं एंड वहां पे अलग अलग स्पीसीज रहती हैं। ओशन के सरफेस के पास आपको ऐसी स्पीसीज मिलेंगी जिनको कि जो कि लाइट फिलिक हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं, जो कि लाइट में ही रहने के उनकी बॉडी लाइट में रहने के लिए अडेप्ट है। एंड ओशन का जो बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा जहाँ पे बहुत कम सनलाइट या फिर ना के बराबर सनलाइट होगी, वहां पे ऐसी स्पीसीज मिलेंगी जहाँ पे जो कि बिल्कुल ही लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकती, जो कि लाइट के बिना भी अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकती है। तो इस तरीके से जो लाइट है वो ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ एनिमल्स को, बल्कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। समझ आया? यस जी सर। जी सर, मेरा सवाल जी एक सर। सवाल है सर। हाँ जी। सर मेरा सवाल है, जैसे आपने पीनियल ग्लैंड्स के बारे में बताया कि हमारी जो हार्मोन्स को सिक्रेशन हाँ करती है। जी। सर जैसे जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि किसान होते हैं, वो हमेशा सदैव धूप में ही रहते हैं, तो जो सनलाइट में रहते हैं उनके हार्मोन्स ज्यादा सिक्रेशन होते हैं, या सिर्फ जो ऑफिस में रहते हैं उनके थोड़ा काम होते हैं, इससे हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, या ये सनलाइट निकलने के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे सनलाइट निकला तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो गई। देखो बहुत ज्यादा मतलब एक तो एक चीज को ना बहुत ज्यादा चीजें प्रभावित करती हैं, तो इस वजह से किसी चीज का हम करेक्ट इफेक्ट नहीं देख पाते दूसरी चीज के ऊपर। जैसे आपने रिसर्च पढ़ी होगी तो बहुत सारे, एक चीज को अगर कोई प्रभावित कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो ऐसा है कि जो लोग ज्यादा सनलाइट में रहते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका सेरोटोनिन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है। एंड ये भी एक स्टडी आई हुई है कि जिस दिन सनलाइट नहीं रहती है उस दिन थोड़ा ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर बना रहता है, थोड़ा दुखी दुखी सा बना रहता है आसपास, एंड उसी दिन ज्यादा सुसाइड्स भी होते हैं। तो ये तो है ही, लेकिन क्योंकि बहुत सारी और चीजें इफेक्ट कर रही हैं तो हो सकता है कि आपको कई जगह ये चीजें ना देखने को मिले। थैंक यू सर। सर इसमें जैसे आपने बोला लाइट और स्फेयर का मतलब स्थल मंडल होता है, हाँ जी। और ये हाइड्रोस्फेयर का मतलब जल मंडल है। ओके, हम एक काम करते हैं, ये सॉइल बचा हुआ है इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर हम क्लास एंड कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चन ले लेंगे। जी। हाँ जी। लास्ट जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है वो हमारा सॉइल है। सॉइल का जो नेचर है, सॉइल की जो सॉइल का कंपोजिशन क्या है, सॉइल का ग्रेन साइज क्या है। ग्रेन साइज मतलब जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो छोटे हैं या फिर बड़े हैं, एंड सॉइल कैसे एग्रीगेट करती है, एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं वो पार्टिकल, उसके आधार पे सॉइल में भी पाए जाने वाले प्लांट्स चेंज हो जाते हैं, सॉइल में पाए जाने वाली स्पीसीज चेंज हो जाती हैं। सॉइल का पीएच, सॉइल का मिनरल कंपोजिशन, सॉइल का टोपोग्राफी, ये सारी चीजें किसी एक जगह की वेजिटेशन एंड एनिमल्स को डिसाइड करती है। इसके अलावा जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें उसके सबसे नीचे वाले पार्ट में कैसी सॉइल प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करती है कि वहां पे बेंथिक एनिमल कौन से हैं। बेंथिक एनिमल हम कहते हैं किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की तली में रहने वाले एनिमल्स। तो वो किस तरीके के होंगे ये वहां का वाटर तो तय करेगा ही, साथ में वहां पे की जो सॉइल है वो इस चीज को डिसाइड करती है। तो इस तरह से सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर हो गया। आप लोग देखिए हमारी जो कंट्री है उसमें अलग अलग तरीके की सॉइल प्रेजेंट होती है, कहीं पे काली मिट्टी, कहीं पे लाल मिट्टी प्रेजेंट होती है। अब जो हमारे ये गंगा जी के दोनों तरफ जो गंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो इस तरीके से सॉइल के कंपोजिशन से भी बहुत ज्यादा फर्क आता है हमारे इकोसिस्टम में। सर एक बार और बताएंगे कि ये जो बेंथिक एनिमल्स होते हैं ये कौन कैसे क्या होते हैं? बेंथिक एनिमल्स मीन्स जैसे एक लेक है ना, एक लेक के
कुछ एनिमल्स उसके सरफेस पे रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सनलाइट कहाँ कितनी पहुंच रही है, इसके आधार पे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर ओशन में फ्लोर्स बने होते हैं। सबसे ऊपर अलग स्पीसीज रहेगी, उसके भी बाद में अलग स्पीसीज रहेगी। बेंथिक एनिमल्स मीन्स बिल्कुल तली में रहने वाले, मतलब ओशन के नीचे भी जमीन होगी, किसी लेक के नीचे भी जमीन होगी ना, तो किसी लेक के नीचे की जो जमीन है वहां पे रहने वाले एनिमल्स को हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। तो वो सॉइल ही डिसाइड करती है कि कैसे वो एनिमल्स होंगे। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। सर ये कोरल्स वगैरह हमारे बेंथिक एनिमल्स में आएंगे ना, जो कोरल्स होते हैं या हाँ, काई कोरल रीफ्स वगैरह ये आपके बेंथिक एनिमल्स में आते हैं, और वही कोरल्स जो कि आपके प्रेजेंट हैं अंडर वाटर। किन्हीं का कोई और क्वेश्चन है? ग्लोबल वार्मिंग का तो थोड़ा बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स जो एटमॉस्फेयर है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।